नमस्कार दोस्तों, लाइफ चेंजिंग वीडियो बुक्स में आपका स्वागत है। जब आपको लगे कि सारी संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं तो ये याद रखें, सारी संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं। रॉबर्ट एच शूलर की ये पुस्तक मुश्किलें हमेशा हारती हैं, संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं। थो टाइम्स नेवर लास्ट बट थो पीपल डू बाय रॉबर्ट एच शूलर। ये पुस्तक आपको अपनी ज़िंदगी में संघर्ष करने में आपकी सहायता करेगी। रॉबर्ट शूलर कहते हैं, अंतिम विश्लेषण में साहसी लोग इसलिए जीतते हैं क्योंकि मुश्किल स्थितियों में भी उनकी प्रतिक्रिया सकारात्मक होती है। वे हार नहीं मानते हैं, वे रचनात्मक और सृजनात्मक तरीके से अपनी समस्याओं को सुलझाने की युक्ति खोजते हैं और सफल होते हैं। साहसी व्यक्ति सकारात्मक तरीके से सोचते हैं। संभावनापूर्ण चिंतन की फिलॉसफी के प्रेरणा डॉक्टर रॉबर्ट शूलर कहते हैं कि सकारात्मक चिंतन से हमेशा सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। ये पुस्तक प्रबल और रचनात्मक कल्पनाशीलता का दस्तावेज है। ये आपको अपने सपने देखने के लिए प्रेरित करती है। ये आपको अपने सपने साकार करने और सफल होने के लिए प्रेरित करती है। इस अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलर में रॉबर्ट शूलर संभावनापूर्ण चिंतन की अपनी फिलॉसफी और उसके आधार पर सफलता का एक्शन प्लान बताते हैं। वास्तविक जीवन के उदाहरण देकर वे दर्शाते हैं कि जहां जीतने की कोई संभावना नहीं दिख रही हो, उन निराशाजनक स्थितियों में भी इस अपनाकर उन स्थितियों को कैसे पार किया जा सकता है और कैसे जीता जा सकता है। लेखक डॉक्टर रॉबर्ट शूलर को नॉर्मन विंसेंट पील का उत्तराधिकारी माना जाता है। उनका टेलीविजन कार्यक्रम द पावर ऑफ पावर अमेरिका टीवी के इतिहास में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रमों में से एक है। उन्होंने 16 पुस्तकें लिखी हैं और ये पुस्तक न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर लिस्ट में उनकी एक अन्य पुस्तक। ये पुस्तक बताती है कि समस्याओं को पार कैसे करें और वायदा करती है कि ये आपको दोबारा सफलता के रास्ते पर ले जा सकती है। प्रस्तावना। हे ईश्वर, मुझे मार्गदर्शन दो ये जानने का कि कब थामे रहूं और कब छोड़ दूं, और मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दो गरिमा के साथ। ये आपके द्वारा की गई सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना हो सकती है और ये पुस्तक उस प्रार्थना का जवाब बन सकती है, क्योंकि ये पुस्तक आपको संघर्ष को कम करने की प्रेरणा देगी। ये पुस्तक आपको तब तक डटे रहने की प्रेरणा देगी जब तक कि रोशनी ना फैल जाए, ज्वार ना आ जाए, समय का रुख बेहतर ना हो जाए। ये पुस्तक आपको प्रेरणा देगी कि जहाँ आपके जीवन का पौधा लगाया गया है वे मजबूत जड़ें कैसे जमाई जाएं तथा फूल कैसे खिलाए जाएं। और ये पुस्तक आपको ये प्रेरणा भी देगी कि जब आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हों तब भी आप अपने खुशनुमा नज़रिए से लोगों को कैसे प्रेरित करें। इस प्रकार आप दूसरों को भी महान व सकारात्मक नज़रिया चुनने की प्रेरणा देंगे। और ये पुस्तक आपको साहसी और जोखिम भरा कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। बदलते युग में रचनात्मक परिवर्तन करने में मदद करेगी। ये जानने में मदद करेगी कि एक युग समाप्त हो रहा है। फैक्ट्री अब दोबारा नहीं खुलेगी, भाप के इंजन अब कभी नहीं बनेंगे, कई बार कब गिर चुका है और अब ये टूट चुका है। राजा के सभी घोड़े और राजा के सभी सैनिक हम्टी डम्टी को दोबारा नहीं जोड़ पाए। अब आपको मुश्किलों का सामना करना सीखने की ज़रूरत है, नई योग्यताएं सीखने की ज़रूरत है। ये पुस्तक आपको इस बात के लिए तैयार करेंगी कि आप सफलता की राह पर दोबारा चल सकें। खंड 1। मुश्किलें हमेशा हारती हैं, संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं। जब आपको लगे कि सारी संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं तो ये याद रखें, सारी संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं। 1982 की बात थी। भीषण गर्मी का मौसम था। कई लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे समय पीछे चला गया है और 1930 का भयानक मंदी वाला दशक लौट आया है। एक के बाद एक कंपनियां खुद को दिवालियां घोषित कर रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी। इसलिए मीडिया इसे गंभीर और लंबी मंदी की संज्ञा दे रहा था, क्योंकि पूरे अमेरिका में मंदी का दौर फैला हुआ था। राजनेताओं ने देश की बुरी स्थिति का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए किया। इसने उन्हें बहुत बड़ा मौका दिया ताकि वे अपने विरोधी राजनीतिक दल की असफलताओं, कमियां और गलतियां गिना सके। डेमोक्रेट्स ने इसे सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी का दोष देने के अवसर के रूप में देखा।
जैसी कि संभावना थी। बदले में रिपब्लिकन्स ने डेमोक्रेट प्रशासन पर दोष मढ़ा जिससे ने समस्या पैदा की थी। उनका कहना था कि रिपब्लिकन सरकार को ये समस्या विरासत में मिली है। हर व्यक्ति समस्या के लिए दूसरों को दोष दे रहा था, कोई भी समस्या को दूर नहीं कर रहा था। समस्याएं बनी रही, वे बढ़ती गई। मंदी पूरे देश में तेज़ रफ्तार से फैली जब तक कि हर आदमी इसकी चपेट में नहीं आ गया। कोई भी इससे नहीं बच पाया। क्रिस्टल कैथेड्रल धर्म समुदाय के धर्मगुरु और नेशनल टेलीविज़न मिनिस्ट्री के प्रमुख होने के नाते व्यक्तिगत रूप से मैंने भी इसे झेला। हमारी टेलीविज़न धर्म सेवा हर सप्ताह 169 टेलीविज़न स्टेशनों पर प्रसारित हो रही थी। हमारे लिए 500 व्यक्ति काम करते थे जिन्हें हम तनख्वाह देते थे और हमारा सालाना बजट $2 करोड़ से अधिक था। हमारे काम की लागत नाटकीय रूप से लगातार बढ़ने लगी। बाकी अमेरिका वासियों की तरह हम भी आर्थिक मुश्किलों के दौर में सामना कर रहे थे। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि देश के सामने समस्याएं थीं, परंतु सबसे बड़ी समस्या इस आर्थिक समस्या के प्रति हमारे नज़रिए की थी। नकारात्मक नज़रिया प्लेग की तरह समाज के हर वर्ग में फैल गया। नकारात्मक चिंतन के संक्रमण से खुद को सुरक्षित रख पाना आसान नहीं था, क्योंकि नकारात्मक बातें हर तरफ थी। मित्रों तथा अजनबियों से बातचीत में, टेलीविज़न और रेडियो समाचारों में नकारात्मक चिंतन जंगल में आग की तरह फैला, क्योंकि मंदी के दौर में नकारात्मक प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति होती है। एक बार जब कोई जीव, व्यवसाय, जीवन या देश नकारात्मक चिंतन के संक्रमण का शिकार हो जाता है तो फिर वह संक्रमण मस्तिष्क, हृदय तथा आत्मा को दीमक की तरह कुतरता रहता है। अतंत ये दीमक भावनात्मक समर्थन तंत्र के चट कर जाती है। इसी राष्ट्रीय मनोदशा के माहौल में मैं शिकागो के हिल्टन होटल पहुंचा। मुझे वहां पर एक बड़े जन समुदाय के सामने प्रेरणादायी भाषण देना था। प्रेरणादायी भाषण देना तथा सफल प्रबंधन के सिद्धांत बताना मेरे लिए नई बात नहीं थी। हर साल मैं अमेरिका के इस छोर से ऊपर छोर तक यात्रा करता हूँ और डॉक्टर, एग्जीक्यूटिव, शिक्षाविदों आदि के सामने 100 से अधिक भाषण देता हूँ। बहरहाल मैं यहाँ भाषण देने के विचार से खासा उत्साहित था। मेरे श्रोता कृषि उद्योग के सदस्य थे। ये उद्योग आयोवा, मिशिगन, इलिनॉय और मिनेसोटा के मध्य पश्चिमी राज्यों के कृषि व्यवसाय में संलग्न लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। चूँकि मैं आयोवा के किसान परिवार में पैदा हुआ था और पला बड़ा था, इसलिए मैं इस भाषण को उन लोगों के साथ रिश्ते की डोर जोड़ने के अवसर के रूप में देख रहा था जो उसी मिट्टी से आए थे जिसे मैंने 40 साल पहले छोड़ा था। गंभीर दिखने वाले दो लोगों के भावनात्मक और प्रेरणादायी शाम की ओर आशा पर तत्काल पानी फेर दिया। उनके काले कॉलर पर सम्मेलन के बिल्ले लगे थे जिनसे मुझे पता चला कि मुझे इन्हीं लोगों की तलाश थी। उन्होंने दबी आवाज़ में मेरा स्वागत किया। डॉक्टर शूलर, आने के लिए धन्यवाद। उनके शब्द सुनकर मुझे वे हजारों मौके याद आ गए जब मैं किसी विपत्ति या दुर्घटना के वक्त पहुंचा था। अस्पतालों, मुर्दाघरों, अदालतों और कब्रिस्तानों में मैंने ये सब सुने हैं। आने के लिए धन्यवाद। मैं ये महसूस किए बिना नहीं रह सका कि मैं किसी प्रेरणादायी सम्मेलन के बजाय किसी दुर्घटना स्थल पर आ गया था। उन दोनों में से कम उम्र का व्यक्ति बोला, 3,500 लोग आपका भाषण सुनने का इंतजार कर रहे हैं। उसका साथी बीच में बोला, ये लोग मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। वे आपकी मज़ेदार कहानियां नहीं सुनना चाहते। वे आपको मुंह फाड़ कर हंसते हुए नहीं देखना चाहते जैसा आप अपने टीवी प्रोग्राम में करते हैं। वे ये नहीं चाहते कि आप उनकी पीठ थपथपाकर ये खोखला वायदा करें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे से सटकर मेरे सामने इस तरह खड़े हो गए मानो वे मुझे मंच पर पहुंचने से रोकना चाहते हो। पहला आदमी बोला, ये सही है डॉक्टर शूलर, इन लोगों के खेत छीन रहे हैं, इनके व्यवसाय दिवालिया हो रहे हैं, इनके विवाह और परिवार पर भयानक
दबाव पड़ रहा है, इन्हें मदद की ज़रूरत है और बाकी किसी भी चीज़ से ज़्यादा ज़रूरत इन्हें आशा की है। कृपया इन्हें आशा प्रदान करें। ये सलाह देने के बाद उन्होंने ध्वनि प्रबंधक की तरफ इशारा किया, जिसने मेरे सूट में माइक्रोफोन लगाया। इसी समय मुझे सुनाई दिया कि पतली दीवार के उस पार मंच पर मेरा परिचय दिया जा रहा था। देवियों और सज्जनों, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज के हमारे मुख्य वक्ता का परिचय दूं। वे हैं डॉक्टर रॉबर्ट शूलर। विश्व प्रसिद्ध क्रिस्टल कैथेड्रल वक्ता का परिचय दूं के धर्म गुरु। यह सुंदर इमारत $2 करोड़ की लागत से बनी थी और इसे लगभग कर्ज मुक्त समर्पित किया गया। कोई भी धर्मगुरु या धर्मापदेशक अमेरिका या दुनिया के इतने अधिक लोगों को संबोधित नहीं करता जितना गार्डन ग्रोव कैलिफोर्निया के डॉक्टर रॉबर्ट शूलर करते हैं। मुझे डॉक्टर रॉबर्ट शूलर का स्वागत करने में खुशी हो रही है, जो विश्व के सर्वाधिक सफल व्यक्तियों में से एक हैं। आइए तालियों से उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में मंच पर चढ़ा और निराशा लोगों के समूह के सामने खड़ा हो गया। 3,500 लोग अपनी जगह पर खड़े होकर मेरे स्वागत में तालियां बजा रहे थे। बड़ा हाल खचाखच भरा था। मन ही मन में कांप रहा था। जिस भाषण को मैंने जतन से तैयार किया था वह अब बेकार हो चुका था। जिन 3 चुटकुलों को मैंने अपने आनंद और श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए तैयार किया था वे अब किसी काम के नहीं थे। मैं मंच पर चहलकदमी करने लगा और मुझे जरा भी पता नहीं था कि मैं इन परेशान लोगों से क्या कहूँगा। मैं मंच के इस छोर से उस छोर तक चुपचाप टहलता रहा और अपने विचार एकत्रित करने की कोशिश करता रहा। मैंने श्रोताओं की आंखों में देखा। मुझे वह शब्द याद आ गए जो मेरा स्वागत करने वाले लोगों ने कहे थे। मैंने फैसला किया कि मैं एक सवाल पूछकर अपनी स्थिति सुदृढ़ करूं। मुझे बताया गया है कि आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, क्या यह सही है? इस सवाल ने मुझे विचारों को तरतीब में जमाने के लिए थोड़ा सा समय दे दिया। इस तरह का छोटा सा विराम किसी सार्वजनिक वक्ता को जिंदगी बचा सकता है। मैं इधर से उधर टहलता रहा और ये अभिनय करता रहा कि मुझ में अच्छी तरह से तैयार वक्ता का आत्मविश्वास था। मुझे दिख रहा था कि मेरे शुरुआती सवाल ने श्रोताओं का ध्यान खींच लिया था, शायद मेरे उन 3 मज़ेदार चुटकुलों से भी अधिक, जिन्हें मैंने सावधानी से तैयार किया था और जो मेरी जेब में रखे थे। उसके बाद मैंने दिल से भाषण दिया। इसमें कई नए विचार उभर कर आए। मैं दिल से इन लोगों की मदद करना चाहता था, उनके मन में आशा जगाना चाहता था। इसलिए मैंने इन लोगों की तत्कालीन समस्याओं तक ही सीमित रहने का फैसला किया। ये लोग उस उद्योग के सदस्य थे जो हमारे देश की सेहत और कल्याण के लिए अनिवार्य था। ये उद्योग अमेरिका के ब्रेड बास्केट का हृदय था। बाजारों में और हमारे घर की मेजों पर रखा भोजन इन्हीं किसानों की कड़ी मेहनत और वृद्धि की बदौलत आता था। मुझे बरसों पहले का वह समय याद आया जब मुझे होप कॉलेज हालैंड मिशिगन की स्नातक कक्षाओं में सार्वजनिक भाषण, वाद विवाद आदि का प्रशिक्षण दिया गया था। इसके बाद वेस्टर्न थियोलॉजिकल सेमिनारों में मुझे प्रवचन तैयार करने का प्रशिक्षण मिला था। मैं जानता था कि सबसे प्रभावशाली भाषण प्रवचन नहीं प्रमाण होता है, मूलभूत रूप से इसे सिद्धांत का अर्थ है। अगर आपका भाषण तैयार नहीं है तो आप हमेशा अपनी कहानी बता सकते हैं। अगर आपके जीवन में रोमांच, चुनौती, संकट और संकल्प के पल रहे हैं तो उनके बारे में बोलें। हर इंसान अच्छी कहानी सुनना पसंद करता है। इस सिद्धांत के अनुरूप काम करते हुए मैंने फैसला किया है कि मैं इन किसानों को ये बताऊंगा कि मैंने अपने जीवन में कितनी मुश्किलों का सामना किया है। मुझे लग रहा था कि मेरे श्रोताओं को इस बात की जानकारी नहीं होगी। मेरे जीवन में भी मुश्किलों के दौर रहे थे। मेरे परिचय में सिर्फ ये बताया गया था कि मैं एक बेहद सफल व्यक्ति था, वरिष्ठ धर्मगुरु था, $2 करोड़ की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त अद्भुत कलाकृतियों क्रिस्टल कैथेड्रल का संस्थापक और निर्माता था। वह मुझे बेहद सफल व्यक्ति के रूप में ही देख सकते थे। उन्हें यह नहीं बताया गया था कि मैं भी
कभी उसी तरह की राह पर चला था जिस पर वे इस समय चल रहे थे। क्या मुझे उन्हें उस समय के बारे में बताना चाहिए जब रात के सुने अंधेरे में 0 से 20 डिग्री कम तापमान पर बवंडर ने आयोवा में तबाही फैलाई थी? क्या मुझे उन्हें बताना चाहिए कि किस तरह हवा उस जर्जर देहाती घर में चारों तरफ सीटी बजाती रहती थी? मेरे बेडरूम में उत्तरी पश्चिमी कोने की खिड़की की दरारों से सफलतापूर्वक अंदर घुसती थी और मेरे बिस्तर के पास फर्श पर बर्फ के ताजे अवशेष छोड़ जाती थी। क्या मुझे उन्हें ये बताना चाहिए कि हमारे पास घर को गर्म रखने के लिए कोयला खरीदने के पैसे नहीं हुआ करते थे? क्या मुझे उन्हें ये बताना चाहिए कि हम बवंडर से बचने के लिए किस तरह भागे थे? क्या मुझे उन्हें ये बताना चाहिए कि हम किस तरह भयानक सूखे से बचे थे जब बारिश की कमी से धरती अंदर तक सूख चुकी थी और वह सूखा भयानक मंदी से भी अधिक विनाशकारी तथा कष्टकारी था जिसने अमेरिका वासियों को नकदी की कमी से परेशान कर दिया था? क्या मुझे कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के अपने संघर्षों के बारे में बताना चाहिए? क्या मुझे अपने घर में लगी उस आग के बारे में बताना चाहिए जिसमें मेरा सारा सामान जल गया था? क्या मुझे उन्हें ये बताना चाहिए कि किस तरह मुझे चर्च शुरू करने के लिए संघर्ष करना पड़ा था जबकि मेरे पास सिर्फ $500 थे? मैं एक अजनबी राज्य में था और मेरे पास मित्र संपत्ति या जनता का समर्थन नहीं था। क्या मुझे कैंसर के साथ अपनी पत्नी के संघर्ष के बारे में बताना चाहिए? एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में अपनी बेटी के लगभग मर जाने के बारे में, उसका पैर काटे जाने के बारे में? क्या मुझे हमारे पिछले 3 सालों के संघर्ष के बारे में बताना चाहिए जब हमने सफलतापूर्वक जीवन की मुख्य धारा में वापस लौटने में अपनी बेटी की मदद की थी जिसका बायां पैर युवावस्था में ही काट दिया गया था? क्या मुझे उन्हें यह बताना चाहिए कि किस तरह मेरे नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों ने मुझे विवश कर दिया था कि मैं क्रिस्टल कैथेड्रल बनाऊं जब मैं इसे नहीं बनाना चाहता था, जब मेरे पास इसके लिए धन नहीं था और मैं ये अच्छी तरह जानता था कि स्मारक बनाने के लिए मेरी आलोचना की जाएगी? मैंने फैसला किया कि मैं अपने पूरे जीवन की कहानी उन्हें सामने नहीं रखूंगा, परंतु मैंने ये फैसला अवश्य किया कि मैं अपनी बात उस मुश्किल दौर के यथार्थ से शुरू करूंगा जिसे मैंने झेला था। मैं उन्हें यह भी बताऊंगा कि यदि आपसे संभावपूर्ण चिंतन पर आधारित आस्था है तो किस तरह मुश्किल का सफलतापूर्वक सामना किया जा सकता है। किसान का जीवन कभी आसान नहीं रहा है। मेरे बचपन का खेत आम मध्य पश्चिमी खेतों जैसा ही था। इसका मतलब है कि यह छोटा था, परंतु यह सिर्फ फसल उगाने तक ही सीमित नहीं था। फसलों को काटा जाता था और जानवरों को खिलाया जाता था। मुर्गियां अंडे देती थी जिनके बदले में गृहस्थी का सामान खरीदा जाता था। गाय नदी किनारे के चारागाह में चरती थी जहां हल चलाना बहुत मुश्किल था। हम गायों का दूध निकालते थे और उसे बेचते थे। जब सूअर अच्छे मोटे ताजे हो जाते थे तो हम उन्हें बाजार में बेच आते थे। हमारे खेत में साल में एक फसल लगती थी, यानी हम वसंत में जई और मक्का बोते थे तथा शरद में उसे काट लेते थे, खलिहानों में इकट्ठा करते थे और सूअरों को खिलाने के लिए बेचा लेते थे। जाड़े का मौसम सिर्फ जिंदा बचे रहने का मौसम था, जब हम वसंत का इंतजार करते थे और उसके जल्दी आने की आशा करते थे। मेरे पिता ने वह खेत तब खरीदा था जब कीमतें आसमान छू रही थी। जमीन की कीमतें लगातार बढ़ रही थी। मैं उसके कुछ साल बाद 16 सितंबर 1926 को पैदा हुआ। मेरे पिता ने खेत खरीदने के लिए पैसे किस तरह बचाए ये अपने आप में एक कहानी है। चूंकि उनके माता पिता उनकी किशोरावस्था में ही गुजर गए थे, इसलिए मेरे पिता को 6वीं कक्षा में ही स्कूल छोड़ना पड़ा और वह इकलौता काम करना पड़ा जो वे कर सकते थे। स्थानीय किसानों के लिए मजदूरी वे मक्का के भुट्टे का छिलका उतारते थे। हर सुनहरे भुट्टे को उसकी पत्तियों के घोंसले से निकलना, इसके 6 फुट के तने को तोड़ना और उसे गाड़ी में भरना। मेरे पिताजी एक मितव्ययी युवक थे और वे कुछ पैसे बचाने में सफल हुए जो उन्होंने भुट्टे तोड़कर कमाए थे। आखिरकार उन्होंने इतने पैसे जमा कर लिए कि 160 एकड़ का खेत खरीद सके। दुर्भाग्य से उन्होंने इसे तब खरीदा जब कीमतें आसमान छू रही थी। जब मैं 3 साल का था तो भयानक मंदी का दौर शुरू हो गया। शेरों के साथ
ही जमीन की कीमतें भी रसातल में पहुंच गई। जब अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त कंपनियों के मालिक वॉल स्ट्रीट में आत्महत्या कर रहे थे, तब अमेरिका के मूल छोटे व्यवसायी यानी एकाकी किसान अपने टूटे नाखूनों के साथ धरती से चिपके हुए थे और बचे रहने के आस लगाए थे। मेरे पिताजी उन्हीं सहनशील, लगनशील और संघर्षशील किसानों में से एक थे। जाड़ा सबसे बुरा समय था। मैं उस दौर को कभी नहीं भूलूंगा जब हमारे पास कोयला खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। घर के चारों तरफ लगे पेड़ों की बेस कीमती जीवित प्राणी समझा जाता था, इसलिए ईंधन के लिए उनकी बलि नहीं दी जा सकती थी। हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि उन्हें काट दें और उनकी लकड़ियों का प्रयोग अपने चूल्हे में करें। चूंकि मैं बच्चा था, इसलिए ये मेरा काम था कि मैं 3 फुट ऊंची लकड़ी की फेंस के ऊपर से लगभग 100 चीखते चिल्लाते सूरों के अहाते में जाऊं। खाली डलियां लेकर मैं उनकी विष्ठा के बीच से होकर गुजरता था और मक्का के हर डंठल को उठा लेता था, जिन्हें सुअर दाने खाने के बाद छोड़ देते थे। एक भी डंठल नहीं छूटता था, हर डंठल बहुमूल्य समझा जाता था। जब डलियां भर जाती थी तो मैं उसे सावधानी से उठाकर सफेद साइड बोर्ड के अपने छोटे दोमजिला घर में ले आता था, जहां मेरे पिता, भाई और बहनें रहती थी। मक्का के भुट्टे किचन की सिगड़ी में ईंधन का काम करते थे। छोटे ड्राइंग रूम के अलावा में भी उनका उपयोग होता था। घर में गर्मी के बस यही 2 साधन थे। छत पर छोटी जाली लगी थी जिससे नीचे के किचन और ड्राइंग रूम की गर्मी ऊपर के कमरों तक पहुंचती थी, परंतु दीवार के छेदों की वजह से उतनी ही ठंडी हवा अंदर घुस जाती थी। क्या आप गरीबी के मेरे अनुभव सुनना चाहते हैं? मैंने शानदार हिल्टन होटल के गलीचेदार हॉल में बैठे 3,500 संघर्षरत किसानों से पूछा। आइए मैं आपको गरीबी के बारे में बताता हूँ। मैं इतना गरीब था कि हमें अपने घर को गर्म रखने के लिए शून्य से कम तापमान वाले जोड़े से बचने के लिए भुट्टों का प्रयोग करना पड़ा। भुट्टों का प्रयोग हम इसलिए करते थे क्योंकि हमारे पास कोयला खरीदने के लिए पैसे नहीं। मुश्किल समय तो वह था। मैं चीखा। फिर मुझे वर्षों तक चलने वाला लंबा सूखा याद आया। जब आर्थिक मंदी देश को बर्बाद कर रही थी, तब आयोवा के किसानों को उससे भी कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा था। न जाने क्यों हमारे नए बोए मक्का और जई के बीजों को नम करने के लिए वसंत की सामान्य बारिश कभी नहीं आई। मेरे पिता ने जो थोड़े से डॉलर जैसे तैसे बचाए थे, उन्हें मक्का के बीज पर खर्च करना पड़ा। मैं हमेशा हैरान होता हूँ कि उन्होंने जमीन में बीज बोने का जोखिम कैसे लिया, जहां बीज झुलसकर बर्बाद हो सकता था, जबकि वह उसे सुरक्षित रूप से बाजार में बेच सकते थे। आप जोखिम क्यों लेते हैं? मैंने एक बार अपने पिताजी से पूछा। आप सुरक्षित खेल खेलकर इसे बेच क्यों नहीं देते? उन्होंने मुझे समझदारी का सबक सिखाते हुए कहा, जो लोग कभी जोखिम नहीं उठाते वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जाहिर है, कई गुना होने के सिद्धांत को लागू किए बिना सफलता संभव नहीं है। ये वे स्वाभाविक, वंशानुगत और मूलभूत सिद्धांत है जिसे हर किसान समझता है। इसलिए 1931, 1932, 1933 की वसंत में मेरे पिता बचे हुए सारे बीज यानी मक्का के आखिरी दाने तथा जई के आखिरी बीज लेते थे, उन्हें अपने छोटे से खेत में बो देते थे। इसके बाद वे बारिश होने की आशा करते थे। वे आशा करते थे कि बीज नम हो जाएंगे, फूल जाएंगे और फिर उनमें नए जीवन का संचार होगा। वे आशा करते थे कि कोपलें वसंत की नर्म भूमि को चीरती हुई फूटेंगी, मक्का की हल्की हरी कतारें खेतों में लहाएंगी और गहरी काली जमीन पर शान से खड़ी होंगी। किसान की सफलता के लिए बरसात अनिवार्य है और आयोवा के किसान कम से कम हर पखवाड़े में बारिश होने की उम्मीद कर सकते थे। अगर किसी कारण से 3 या 4 सप्ताह तक बारिश नहीं होती है तो जमीन की ऊपरी 1 इंच की परत सबसे पहले सूखती है। इसके बाद भी बारिश ना हो तो जमीन धीरे धीरे 2, 3, 4, 5 इंच गहराई तक सूख जाएगी, तब तक कि मक्का के नए पौधों की बराबर जड़ें सूख कर मर न जाए। जड़ों की मृत्यु का पहला प्रमाण पत्ती का कुम्हला होगा।
जब बारिश 2 हफ्तों तक नहीं होती थी तो मेरे पिता चिंतित हो जाते थे। ये सिलसिला जब 3 या 4 हफ्तों तो उनका चेहरा बहुत गंभीर हो जाता था, परंतु वे कभी गुस्सा नहीं हुए। उन्होंने कभी प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। वे हमेशा सुबह, दोपहर और शाम के भोजन से पहले सिर झुकाकर प्रार्थना करते थे। सूखे के बारे में मेरे पिताजी से प्रार्थना करते थे। यही वह काम था जो वे कर सकते थे। किसान मीलों दूर से आकर इकट्ठा होते थे और छोटे सफ़ेद गिरजाघरों में आयोजित विशेष प्रार्थना समाओं में शामिल होते थे। सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति सम्मान और आदर की वजह से हर किसान पुराने कपड़ों में न आकर अपने इकलौते सूट और टाई में आता था। वे सब सर्वशक्तिमान ईश्वर से अपनी जमीन और फसल को बचाने की प्रार्थना करते थे। वे ईश्वर से बारिश भेजने की प्रार्थना करते थे। फिर उनके पास यही काम बचता था कि वे घर लौटे जाएं और ईश्वर के जवाब का इंतजार करें। 1 साल तक ईश्वर खामोश रहा। हर दिन सूरज तेजी से चमकता था और फसलों को बर्बाद करता था। हर दिन हम प्यासे मन से तपते आसमान में बादलों की तलाश करते थे। कई बार मैं ये चिल्लाते हुए घर के अंदर भागता था, मुझे एक बादल दिखा है, शायद ईश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब दे रहा है। परंतु बादल हमेशा तितर बितर हो जाते थे। आखिरकार बादल सचमुच इस तरह इकट्ठे हुए जैसे ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली हो। आशाएं एक बार फिर जागने लगी। जिस बारिश की बुरी तरह जरूरत थी वह पश्चिम से आ रही थी। काले आसमान में बिजली कड़कड़ाने लगी। जब हवा पेड़ों की शाखाओं में तेजी से चलने लगी तो वे डर के मारे कांपने लगे। बारिश होने लगी। मैं खुशी में से झूम रहा था, परंतु मेरे पिताजी मेरी तरफ उत्साहित नहीं थे। माँ भी नहीं थी, क्योंकि वे ये बात जानते थे जो मैं नहीं जानता था कि ये बारिश ऊंट के मुंह में जीरा की तरह है। जब आखिरी बादल गरज कर शांत हो गया और बारिश बंद हो गई तो सूरज एक बार फिर तेजी से चमकने लगा। हम बाहर निकले। मेरे पिताजी ने हाथों से खोदकर गीली मिट्टी उठाई। ऊपर को सिर्फ 1/4 इंच की परत काली और गीली थी। इसके नीचे जमीन पूरी तरह सूखी थी। फिर न जाने कहां से हवाएं चलने लगी। आसमान चमकीले नीले से पहले भूरा हुआ और फिर गंदला। और बचपन ने मुझे जिस साफ हवा में सांस लेने में मजा आता था वह अचानक धूल से भर गई। पिताजी ने कहा, बेटे तुम इस समय दक्षिणी डकोटा की भूमि की खुशबू सूंघ रहे हो। दक्षिण डकोटा राज्य हमारे आयोवा की उत्तर पश्चिमी सीमा पर था और वहाँ आयोवा से भी भीषण सूखा पड़ा था। वहाँ तो इतनी भी बारिश नहीं हुई थी कि जमीन की ऊपरी सतह गीली हो जाए। बंजर भूमि जहाँ फसल का नामो निशान नहीं था, तेज चल रही हवाओं के सामने असहाय पड़ी थी। आधी जमीन को चीजें उड़ाकर आसमान में ले जाती थी और उन्हें पूर्व दिशा में ले जाकर सैकड़ों मील दूर फेंक देती थी। बर्फ के टुकड़ों की तरह धूल हमारे खेत पर जम गई। जब आंधी ज़्यादा तेजी से चलने लगी तो धूल ने मक्का की उन गिनी चुनी कतारों को भी बर्बाद कर दिया जो सूखे से बचने में कामयाब हुई थी। जीवनदायी जल के अभाव में कुम्हला गए और कमज़ोर हो गए। छोटे पौधे गर्म रेतीली आंधी का सामना करने में असमर्थ थे। हर तरफ तबाही फैल गई। यहाँ से वहीं तक मेरे हुए जानवरों की हड्डियों की तरह मरे हुए मक्का के डंठल सूखी जमीन पर पड़े थे। इसके बाद भी आंधी न थमने का नाम नहीं लिया। मेरे भाई बहनों और मैंने ये आदत डाल ली कि जब भी हम अपने घर से थोड़ी दूर बाहर बने टॉयलेट जाते थे तो अपने चेहरे गीले कपड़े से ढक लेते थे। जब हम कुएं जाते थे जहां हम आशा करते थे कि 40 फुट गहराई से पानी निकल जाएगा तो हमें गीले नकाब के सहारे खुद को दम घोंटू धूल से बचाना पड़ता था। जब सर्फ की तरह बल खाती नदी सूख गई तो हमारा पानी और भी कम होता चला गया। लायड नहीं मेरे बचपन की सबसे अच्छी दोस्त थी। मैं इसके हरे किनारे पर खुले चारगाहों के पास लेटता था और नीले आसमान में बादलों को आकार बदलते देखता था। वहाँ पर
मैं स्वयं को अपने रचयिता के सबसे करीब महसूस करता था। मैं ईश्वर के प्राकृतिक हरे उद्यान का बेइंतहा दीवाना हो गया। बरसों बाद मैं एक ऐसे स्थान की आशा करने लगा और उसके सपने देखने लगा जहां चाहे दिन हो या रात मैं प्रार्थना कर सकूं और अपने ऊपर आसमान देख सकूं। बरसों बाद मैंने एक ऐसे चर्च का सपना देखा जो हमारे परेशान मन को असीम शांति से भर दे और चिंता व तनाव का उपचार करे। बरसों बाद मेरा यह सपना क्रिस्टल कैथेड्रल के रूप में साकार हुआ, परंतु उस लंबे सूखे की गर्मियों में मैं नदी को सूखते देखता रहा। पानी के छोटे छोटे गड्ढे कीचड़ में बदल गए। जहां मछलियां मर जाती थी हमारे चारों तरफ मौत थी। नदी मर चुकी थी, मछलियां मर चुकी थी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि फसलें मर चुकी थी। गर्मियों के बाद आखिर शरद ऋतु आई। देश भर के अखबारों ने लिखा कि मध्य पश्चिमी कृषि क्षेत्र पूरे विनाश की चपेट में है। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क के बैंकर और कॉरपोरेट प्रमुख भी उस अकाल के बारे में चिंतित हो गए जो उनकी आर्थिक मंदी जितना ही भयानक था। अमेरिका की ब्रेड बास्केट सूख चुकी थी। अगर ये सामान्य वर्ष होता तो मेरे पिता दर्जनों गाड़ियां मक्का काटने की आशा करते। उस साल वे मुश्किल से आधी गाड़ी मक्का की फसल काट पाए जो आधा एकड़ भूमि पर लगी थी। जमीन का यह टुकड़ा सामान्य वर्ष में दलदल की तरह रहता था और जमीन के नीचे का कोई रहस्यमयी सोता इसे सींचता था। सामान्य वर्ष में जमीन का ये टुकड़ा इतना गीला रहता था कि यहाँ कोई फसल नहीं होती थी। मेरे पिता अक्सर सोचते थे कि जमीन के उस टुकड़े को गहरी खुदाई करे और पानी के सोते की धारा को दूसरी ओर मोड़ दें। सौभाग्य से सूखे के दौरान वही सोता हमारे काम आया। उस साल हमारे 160 एकड़ खेत में जमीन का वह छोटा सा टुकड़ा ही था जहाँ मक्का बची रही। यहाँ मक्का की फसल लहलहाती रही क्योंकि इसे जमीन के नीचे ही स्रोत से नमी मिल रही थी। यहाँ मक्का लगभग 6 फुट ऊंची थी और यहाँ हमने अपनी थोड़ी सी फसल काटी। सिर्फ आधी गाड़ी मक्का पूरी तरह विनाश नहीं, बिल्कुल ना होने से तो आधी गाड़ी मक्का होना बेहतर था। दरअसल फसल उतनी ही थी जितनी हमने बोई थी। पूरी तरह विनाश नहीं, हमें कुछ अतिरिक्त नहीं मिला था, परंतु इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि हमने कुछ गंवाया भी नहीं था। उस रात को डिनर के वक्त अपने पिता की प्रार्थना मैं कभी नहीं भूलूंगा। प्रिय ईश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि इस साल मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। आपने मुझे मेरा बीज वापस लौटा दिया। धन्यवाद। सभी किसानों में मेरे पिता जितनी आस्था नहीं थी। खेतों पर बेचना है कि बोर्ड के एक के बाद एक दिखने लगे। हताशा किसान जो परिस्थितियों के बेहतर होने की कल्पना नहीं कर पा रहे थे अपना सामान समेटने लगे और अपने खेत छोड़कर पलायन करने लगे। बाकी किसानों ने निराशा में अपने हाथ ऊंचे किए और बैंक को खेत नीलाम करने की अनुमति दे दी। अदालत की सीढ़ियों पर बहुत सी जायदाद बेची गई। बरसों बाद मैंने अपने पिता से पूछा कि वह कैसे डटे रहे। आखिर उसके पास जमा पूंजी भी नहीं थी और कोई अमीर रिश्तेदार भी नहीं था। मेरे पिता ने कहा, मैं बैंक गया और मैंने उनसे वादा किया कि अगर वह मेरी मदद करे तो मैं किसी तरह उनका पैसा लौटा दूंगा। मैंने उनसे दोबारा फाइनेंस करने, अपने अनुबंध को दोबारा व्यवस्थित करने और कर्ज लौटाने की तिथि आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। किसी कारण से बैंक ने मुझ पर भरोसा किया और मेरी मदद की। मुझे वह बैंक याद है जब बचपन में अपने चिथड़े लगे काम के कपड़ों में पिताजी के साथ वहां जाता था तो मैं उस बैंक के कैलेंडर पर लिखा ये वाक्य पढ़ता था, महान लोग वह सामान्य व्यक्ति होते हैं जिसमें असामान्य संकल्प। मुझे विश्वास है कि यह वाक्य मेरे पिता के सकारात्मक नज़रिया को दर्शाता था और इसने बैंक वालों को भी उनका साथ देने के लिए प्रेरित किया, जिस वजह से उन्होंने कर चुकाने की समय सीमा बढ़ा दी। यह वाक्य मेरे पिता की सफलता का कारण था और इसने मुझे भी प्रेरित किया कि असंभव काम करने का प्रयास करूं, क्योंकि मेरे पास अपने सपने थे, कॉलेज और सेमिनार, गुरुकुल न जाने के सपने। कुछ साल बाद जून की एक शांत दोपहर में बवंडर आया। मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई के बीच गर्मियों की छुट्टियों के लिए कुछ
दिन पहले ही लौटा था और मैंने अपने सूटकेस भी खाली नहीं किए थे। दिन भर मेरे पिता और मैं एक डरावनी गरज सुनते रहे जो किसी शक्तिशाली वाद्य से निकली धुन की तरह गड़गड़ा रही थी। वह भयानक आवाज़ ऐसी थी जैसे कई मालगाड़ियां डरावने बादलों की आवाज़ के ऊपर से धड़धड़ाती हुई जा रही हो। पिताजी बुदबुदाए, ऐसा लगता है जैसे बर्फीला तूफान आने वाला है। उनके प्रिय गुलाबों को सुरक्षित रखने के लिए हमने हर पौधे को खाली बाल्टियों और लकड़ी के बक्सों में ढक दिया। 6 बज चुके थे। हमने जल्दी से रात का खाना खाया। हम सामने वाली लान से 1 मील दूर तक दृश्य देख सकते थे। सूरज अब गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे इसे उस काले दैत्याकार तूफान ने निगल लिया हो जो पश्चिमी आसमान में घूम रहा था, धीमे धीमे परंतु उतने ही भयावह तरीके से जिस तरह से कोई शेर अपने सोए शिकार के पास रेंग कर जाता है। तूफान पास आता गया। गर्म हवा के झोंकते देहाती सड़क की सूखी धूल उड़ाने लगे। तेज होती हवाओं के सामने पेड़ झुके गए। चरागाह में एक गाय पागलों की तरह रंभा रही थी और अपने बछड़े को अपने पास बुला रही थी। मेरे सवारी घोड़े को आने वाली विपत्ति का एहसास हो चुका था। वह भव दिख रहा था और पूरी तरह तन कर खड़ा था। उसका सिर ऊंचा था, सुंदर गर्दन मुड़ी हुई थी, उसकी पूंछ थोड़ी उठी हुई थी और हवा में झूल रही थी। उसके कान हवा में खतरे की आवाज़ों के प्रति चौकन्ने थे। अचानक सूरज के आकार का एक काला गोला काले आसमान से नीचे आया। एक ही पल में यह एक लंबी भूरी लकीर बनाता हुआ जमीन पर उतर आया। एक पल तो यह ठहरा जैसे कोई फिसलता हुआ सांप असहाय शिकार पर मौत बरसाने से पहले ठहरता है। पिताजी ने माँ को आवाज़ लगाई, जेनी, ये तो बवंडर है। मैंने रोमांचित होकर पूछा, क्या आपको विश्वास है पिताजी कि ये सचमुच बवंडर है? मेरी पहली भावना आनंददायक रोमांच की थी। जब मैं शरद में हॉप कॉलेज लौटूंगा तो मेरे पास अपने साथियों को बताने के लिए कुछ होगा। गोला इतना छोटा दिख रहा था कि मैं उस भयावह शक्ति का अंदाजा नहीं लगा सकता था जो इस अजीब से बादल से निकलने वाली थी। अपनी माँ को आवाज़ दो बेटे और उनसे कहो कि वे जो चीज़ें ले सकती है उन्हें लेकर कार में आ जाए। हमें यहाँ से दूर जाना है। इसी समय एक पल बाद हम पागलों की तरह कार में सड़क पर जा रहे थे। हम पूर्वी छोर पर रहते थे जहाँ सड़क खत्म होती थी। हमें 1 मील पश्चिमी की यात्रा करनी थी, सीधे आने वाले बवंडर के रास्ते में, ताकि हम बगल वाली सड़क पर पहुंच जाए जो हमें बवंडर की दिशा से दूर दक्षिण की ओर ले जाए। हमने ऐसा सफलतापूर्वक कर लिया। दक्षिण में 2 मील जाकर हमने पहाड़ी पर अपनी कार रोकी और देखने लगे कि दुष्ट बवंडर किस तरह अपनी मारक शक्ति का उपयोग कर रहा। जितनी तेजी और शांति से ये नीचे आया था उतनी ही तेजी से ये ऊपर उठा और गायब हो गया। अब सब खत्म हो चुका था। तूफान चला गया था। हवा में मौत का सन्नाटा था, परंतु खतरा गुजर गया था। अब पानी की हल्की बूंदें गिर रही थी। काले आसमान से ठंडी फुहारें बरस रही थी, जैसे आसमान ताजे घावों पर शांति का मरहम लगा रहा। हम अब घर लौट सकते थे। हे भगवान, क्या हमें अपना घर सही सलामत मिलेगा? जब हम चौराहे पर पहुंचे तो वहां हमें कारों की लंबी कतार मिली। तमाशा देखने वाले उत्सुक लोगों को आभास हो गया था कि कोई भयानक घटना हुई थी और वे इकट्ठे होने लगे थे। वे एक नज़दीक खेत पर हुई तबाही का दृश्य देख रहे थे। जब कोई अच्छे काम को करने का जोखिम उठाता है तो वह कभी पूरी तरह असफल नहीं होता। क्या हमारा घर सही सलामत होगा? ये सोचते हुए हम वीरान सड़क पर अपने खेत की तरफ आगे बढ़े जिस पर टेलीफोन के टूटे तार पड़े थे। हम पहाड़ी की तलहटी पर आ गए जिसके पीछे हमारा घर था। पहले हमें यहाँ से अपने खलिहान का ऊपरी सिरा दिख जाता था, परंतु अब नहीं। पहाड़ी के उस पार जाने से पहले हमें पता चल गया कि हमारा खलिहान नष्ट हो चुका था। अब हम पहाड़ी की चोटी पर थे। हमने सब कुछ देख लिया। हर चीज़ चली गई। जहाँ आधा घंटे पहले 9 इमारतें थीं जिन्हें हाल ही में रंगा गया था, अब वहाँ पर एक भी इमारत नहीं थी जहाँ जीवन था। वहाँ अब मौत की खामोशी थी। सब कुछ खत्म हो गया था, सब कुछ नष्ट हो गया था। सिर्फ सफ़ेद नींव बची थी जो काली ज़मीन पर पड़ी थी। कोई मलबा नहीं था। बवंडर हर चीज़ को निगल गया था और उसे दूर ले गया था। सुअर के 3 बच्चे अब भी जिंदा थे और पोर्च में पड़ी अपनी मृत माँ का दूध पीने की कोशिश कर रहे थे। हम मरते हुए मवेशियों की दर्द भरी कर्राहें सुन सकते थे और ब्यूटेन के छोटे टैंक से निकल रही गैस की
आवाज़ भी, जो हमारे स्टोव के ईंधन के काम आता था। फिर मैंने अपने सवारी घोड़े को देखा जो मरा हुआ था। उसके पेट में 14 फुट लंबा खंभा घुस गया था। हम हतप्रभ थे, हमारे दिमाग चकरा रहे थे। हम अपनी कार में बैठे रहे। मेरे पिता की उम्र 60 से अधिक थी और उन्होंने इस खेत का मालिक बनने की कोशिश में 26 साल तक कड़ी मेहनत की थी। कर्ज चुकाने का वक्त करीब था। ऐसा लग रहा था जैसे अब कर्जदाताओं से इस जगह को बचाने की सारी संभावनाएं खत्म हो चुकी थी। मैंने अपने पिता को देखा जो दहशत में बैठे थे। उनके बाल सफ़ेद थे, ज़्यादा मेहनत के कारण उनका वजन कम था। उनके हाथ नीले थे और स्टीयरिंग व्हील को बुरी तरह जकड़े थे। अचानक फूली नसों वाले सख्त हाथ कार की स्टीयरिंग व्हील को पीटने लगे और पिताजी चिल्लाए, सब कुछ चला गया जेनी, सब कुछ चला गया। 26 साल की मेहनत जेनी 10 मिनट में मिट्टी में मिल गई। पिताजी कार से बाहर निकले, हमें रुकने का आदेश दिया और अपनी छड़ी लेकर खेत के आंगन में गए जिसे बवंडर ने पूरी तरह साफ था। हमें बाद में पता चला कि हमारे घर को टूटी फूटी हालात में चारागाह में आधा मील दूर गिराया गया था। हमारे किचन की दीवार पर एक तख्ती लगी थी, एक छोटा सा प्लास्टर का वाक्य, देखते रहो ईसा मसीह की ओर। मेरे पिताजी के ऊपर का आधा टूटा हिस्सा मिला जिस पर लिखा था, देखते रहो। वे इस कार तक लेकर आए तो ये पिताजी का नाम ईश्वर का संदेश था, देखते रहो, देखते रहो। अभी मैदान मत छोड़ो, अभी मत बेचो, जमे रहो, डटे रहो। और उन्होंने ऐसा ही किया। लोग सोच रहे थे कि पिताजी अब टूट जाएंगे, परंतु वे नहीं टूटे। वे इसलिए नहीं टूटे क्योंकि उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उनमें आस्था थी, उनमें डटे रहने की शक्ति थी, पहाड़ हिलाने वाली आस्था, चमत्कार करने वाली आस्था, धरती हिलाने वाली आस्था, समस्या सुलझाने वाली आस्था और स्थिति में परिवर्तन करने वाली आस्था में एक तत्व होना चाहिए और वह तत्व है डटे रहने की शक्ति। इसलिए पिताजी ने मैदान नहीं छोड़ा। 2 सप्ताह बाद हमें पास के कस्बे में एक पुराना घर मिला जिसे तोड़ा जाना था। इसका एक हिस्सा $50 में बिक रहा था। हमने इस हिस्से को खरीद लिया और इसे अलग अलग करके ले आए। हमने हर कील और पट्टियों को सुरक्षित रखा और इन टुकड़ों से हमने अपने खेत में बने पुराने घर की जगह पर एक छोटा सा नया घर बनाया। एक एक करके खेत की बाकी इमारतें भी बनाई गई। उस बवंडर में 9 खेत तबाह हुए थे, परंतु मेरे पिता ही इकलौते किसान थे जिन्होंने पूरी तरह तबाह हुए खेत को दोबारा बनाया था। कुछ साल बाद कीमतें तेजी से बढ़ी, अनाज के भाव बढ़े, 5 साल के भीतर कर चुका दिया गया। मेरे पिता की जब मृत्यु हुई तो वे एक सफल व्यक्ति थे। तो आपके सामने मुश्किलें हैं, क्या उससे बड़ी मुश्किलें हैं जो मेरे पिताजी ने झेली थी? मैंने आयोवा के किसानों की नई पीढ़ी की आंखों और दिलों की गहराई में झांका। क्या आप ईंधन के लिए भुट्टे के डंठल जलाते हैं? क्या आपने बवंडर में अपना सब कुछ गंवा दिया है? क्या कर चुकाने का समय आ चुका है और आपके पास नकद पैसे नहीं हैं? क्या आपका मन होता है कि सब कुछ छोड़ दें और अपना खेत बेच दें? तो मुझे मुश्किलों के बारे में कुछ बताने दें। मुझे विश्वास है कि मैं उस राह पर चल चुका हूं और इसलिए मुझे मुश्किल समय के बारे में बोलने का अधिकार है। मैं आपको मुश्किलों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मुश्किलें हमेशा हारती हैं, संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं। हाल में तालियों की आवाज़ गूंजने लगी। वे 3,500 किसान जिन्होंने आशा खो दी थी और निराश थे, उनके मन में आशा का संचार हुआ। उन्हें एक नई दृष्टि मिली और वे दोबारा सपना देखने लगे। क्या आप आज मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, परेशानी में गले तक डूबे हुए हैं? मैं आपको अपने साथ यात्रा पर चलने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं आपको डटे रहने और संघर्ष करने वाले लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं और ये भी कि आप किस तरह उनमें से एक हो सकते हैं। इस प्रक्रिया में आपका जीवन किसी दूसरे व्यक्ति की राह के लिए रोशनी बन जाएगी। इस राह को संभावनापूर्ण चिंतन की राह कहा जाता है। मैं बरसों से इसके बारे में भाषण दे रहा हूँ। इसने मुझे कभी निराशा नहीं किया, इसने कभी किसी को निराशा नहीं किया। ये हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती है। हो सकता है हम ये राह छोड़ दें, परंतु ये राह सीधे खुशी, सेहत और समृद्धि तक जाने वाली राह है। न्यूटन रॉकने ने कहा था, जब चलना कठिन होता है तब भी जुझारू लोग चलते रहते हैं। जब सड़क खराब हो तो जुझारू लोग आगे आते हैं, वे जीतते हैं, वे डटे रहते हैं, वे शिखर पर पहुंच जाते हैं।
लोग आलूओं की तरह होते हैं। जब आलूओं को बेचा जाता है तो उन्हें अलग अलग छांटा जाता है ताकि अधिकतम बाजार मूल्य प्राप्त हो सके। उन्हें आकार के हिसाब से छोटा जाता है। बड़े, मध्यम और छोटे छांटने के बाद ही आलूओं को बारे में बंद किया जाता है और ट्रक में लादा जाता है। यही वह तरीका है जो इडाहो के सभी आलू उगाने वाले किसान अपनाते हैं, सिवाय एक के। एक किसान के ने कभी आलू छांटने का कष्ट नहीं किया, परंतु फिर भी वह सबसे अधिक धन कमाता था। एक परेशान पड़ोसी ने आखिरकार उससे पूछ ही लिया, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? उसने जवाब दिया, बहुत आसान है। मैं गाड़ी में आलू भर लेता हूँ और फिर शहर तक जाने वाली सबसे खराब सड़क पर चल देता हूँ। 8 मील के इस रास्ते में सबसे छोटे आलू हमेशा सबसे नीचे पहुँच जाते हैं। मध्यम आकार के आलू बीच में रहते हैं, जबकि बड़े आलू सबसे ऊपर आ जाते हैं। ये सिर्फ आलूओं के बारे में ही सच नहीं है, ये तो जीवन का नियम है। बड़े आलू खराब सड़कों पर सबसे ऊपर पहुंचते हैं। संघर्ष करने वाले लोग मुश्किल समय में शिखर पर पहुंचते हैं। मुश्किलें हमेशा हारती है, संघर्ष करने वाले हमेशा। संभावनापूर्ण चिंतन काम करता है। इसने मेरे पिता के लिए काम किया, इसने मेरे लिए काम किया और मैंने इसे उन स्त्री पुरुषों के लिए काम करते देखा है जिन्होंने इसके बारे में मुझसे सुना है। मैं इसका प्रचार करता हूँ, इसे जीता हूँ और जो हुआ वह ये है। मेरी मार्टिन। जब मैं ये पुस्तक लिख रहा था तो मुझे एक सुंदर पत्र मिला। ये उस शख्सियत ने लिखा था जिससे मैं कभी नहीं मिला था, परंतु दूर से ही मैं उनका प्रशंसक था। 6 बार मेरी मार्टिन की तस्वीर लाइफ पत्रिका के कवर पर छपी थी। जब वे पीटर पैन के रूप में ड्राइवे में मंच के पार उड़ती थी, या फिर साउथ पैसिफिक में नेली फार्बुस के रूप में आती थी, या फिर साउंड ऑफ म्यूजिक के मूल ब्रॉडवे प्रोडक्शन में मारिया वॉन ट्रम्प के रूप में अभिनय करती थी, तो अमेरिका वासी उनसे प्रेम करते थे। वे मुझे हमेशा सकारात्मक, खुश, आशावादी और सुख नजर आती थी। मैंने व्यक्तिगत विपत्ति की उन राहों को ना तो कभी समझा ना जाना जिन पर वे चुपचाप चलती रही और प्रार्थना करते हुए समस्याओं का सामना करती रही। फिर मुझे उनका एक अनपेक्षित पत्र मिला। उन्होंने लिखा, पिछले 9 सालों में 3 बार आपके चर्च में मेरा जीवन गहराई से बदला है। मैं इस बारे में किसी समय दुनिया को बताने का अवसर चाहूंगी। मैंने जवाब दिया। उन्होंने मुझे लंच के लिए आमंत्रित किया और अपनी कहानी बताई। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं इस पुस्तक में उनकी कहानी शामिल कर सकता हूँ। ये रही उनकी कहानी। संभावनापूर्ण चिंतन के जिन सिद्धांतों के बारे में मैंने आपकी टेलीविजन मिनिस्ट्री पर सुना, उन्होंने 9 साल पहले अपने प्रिय पति रिचर्ड डेलिस से बिछोह के रूप दुख को स्वीकार करने में मेरी मदद की। मेरा यकीन करें, वह बहुत मुश्किल समय था। फिर मेरी आवाज़ चली गई और मैं गा नहीं सकती थी। उस समय मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी चली गई हो। फिर एक सुबह संभावनापूर्ण चिंतन के संदेश ने मैं एक विचार दिया, जिससे मैं दोबारा स्वस्थ होने की राह पर अग्रसर हुई। मेरी आवाज़ वापस लौट आई। खुशी से दमकते हुए उन्होंने ये घटना सुनाई। वे 69 वर्ष की उम्र में भी इतनी युवा और आकर्षक लग रही थी जितनी वे युवावस्था में अपना कैरियर शुरू करते समय दिखती होंगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि कुछ सप्ताह पहले ही वे अस्पताल में से लौटी थी, जहां वे कार दुर्घटना के बाद भर्ती थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए थे। मैंने टुडे शो में कुछ समय पहले ही उनका इंटरव्यू देखा था, जब वे वॉकर की मदद से चल रही थी। आखिरकार उनकी पेल्विस 2 स्थानों से टूटी थी और वे खतरनाक रूप से मौत के करीब पहुंच चुकी थी। अब अपना 69वां जन्मदिन मनाने के बाद वे न सिर्फ ठीक हो चुकी है, बल्कि बिना लंगड़ाई चलती है। वे जोर से हंसते हुए कहती, जाहिर है मुझे आर्थराइटिस और मोतियाबिंद की समस्या तो है। उनकी आंखें चमक रही थी और उनमें यौवन तथा आनंद झलक रहा था। एक तरह से वे आंखें उनकी बात को झुठला रही थी। फिर उन्होंने मुझे उस दुर्घटना की भयानक कहानी सुनाई जो कुछ महीने पहले हुई थी। वे अपनी प्रिय सखी जैनेट गैनर और अपने प्रिय साथी वे मैनेजर बैन वासर के साथ सैन फ्रांसिस्को में एक टैक्सी में बैठी।
बैन ने जोर देते हुए कहा, पहले आप बैठें मेरी। मैंने उसकी बात मान ली। फिर बैन ने जेनेट से कहा, अब आप बैठें, और जेनेट पीछे की सीट पर बीच में बैठ गई। फिर बैन भी बैठ गया और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। इस तरह बैठने के कारण बैन ने उस तेज गति से आती कार का पूरा आघात सहा, जो एक शराबी ड्राइवर लाल बत्ती के बावजूद निकल कर ला रहा था। दुर्घटना भयावह थी। बैन की मृत्यु हो गई और जेनेट 1 महीने तक मौत से जूझती रही। अंततः वह इतनी ठीक हो गई कि क्रिसमस के लिए पाम स्प्रिंग्स के अपने घर लौट आई। मैं सोचती हूँ शायद वह मेरा सबसे मुश्किल दौर था, मैरी मार्टिन ने कहा, आंखों की चमक को कम किए बिना उन्होंने आगे कहा। परंतु जैसा आप कहते हैं, मुश्किलें हमेशा हारती हैं, संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं। और मैं एक संघर्षशील टेक्सास वासी हूँ। किसी प्रिय व्यक्ति के बिछोह के बाद किसी चीज की वजह से कुछ लोगों को संघर्ष करने की शक्ति मिलती है, जबकि वे हर दिन पीड़ा महसूस करते हैं। गहरी स्थायी आस्था का कोई विकल्प नहीं है। अगर हम डटे रहेंगे तो अंत में जीत हमारी ही होगी। बेशक गहरी आस्था और ईश्वर की कृपा से ही एक प्रबल और अमिट आशावादी मानसिक नजरिया बनता है। रिचर्ड रॉजर्स ने मुझे बताया कि उन्होंने मेरे लिए कॉक आइड ऑप्टिमिस्ट गीत लिखा है। मैरी ने धीरे से और विनम्रता से कहा, परंतु वे बहुत खुश दिख रही थी। उन्होंने आगे कहा, वे साउथ पैसिफिक नाटक लिख रहे थे और उन्होंने मुझसे कहा, मैरी, जब मुझे पता चला कि आप नेली की भूमिका निभा रही हैं तो मैंने बस आपके बारे में सोचा और शब्द लिख दिए। और आप जानते हैं, वे सही थे। मैं सचमुच आशा नामक वस्तु की आदी हो चुकी हूँ। यही वे भावना है जो समस्त रोगों का उपचार करती है, जीवन को विनाश से बाहर निकालती है और बारिश के बाद सूरज की रोशनी वापस लाती है। संघर्ष करने वाले व्यक्तियों में ये भावना होती है। वे बुरे से बुरे तूफान के बाद भी बाहर निकल आते हैं। वे मुश्किल से मुश्किल समय में भी बच निकलते हैं। वे जीतते हैं, वे शिखर पर पहुंचते हैं। मैं बेनो फिशर से 1960 में रिचर्ड न्यूट्रा आर्किटेक्चरल ऑफिस में मिला, जहां वे इस प्रतिष्ठित फर्म के सहयोगी आर्किटेक्ट के रूप में काम करते थे। रिचर्ड न्यूट्रा, बेनो फिशर तथा मैंने कई दिन इकट्ठे गुजारे और हम अपने सपनों के चर्च के स्केच बनाते रहे। मैंने देखा कि बेनो के बाएं हाथ पर 1 इंच बड़े नीले अक्षरों में KL गुदा हुआ था। मैंने पूछा, बेनो, KL का अर्थ क्या है? हैरानी से उसने मेरी तरफ देखा। आपका मतलब है आप नहीं जानते? मैंने जवाब दिया, नहीं, सचमुच नहीं जानता। KL का अर्थ क्या है? उसने कहा, कॉन्जेंट्रेशनल स्लेगर। जर्मन भाषा के इस शब्द का अंग्रेजी में अर्थ होता है कॉन्सेंट्रेशन कैंप। और फिर आपने अपनी कहानी सुनाई। ये वारसा पोलैंड में 1939 में घटी थी। बेनो फिशर और उसकी प्रियतमा एक के दूसरे से प्रेम करते थे और अपने विवाह की योजना बना रहे थे, परंतु तभी जर्मन सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया। बाद में हुई भयानक उथल पुथल में बेनो को एक ट्रक में लाद दिया गया और दूसरे यहूदियों के साथ एक कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया, जहां उसे 1942-1945 तक कैद रखा गया। मैरी एन कहाँ है? वह शुरुआती कुछ दिनों से सोचता रहा, जो पहले तो यंत्रणदार हफ्तों में बदल और बाद में डरावने महीनों में। उसे ये नहीं मालूम था कि एन अपने शहर पर आने वाली बत्ती के बारे में सुनकर अंधेरी गलियों से भाग गई थी। गैर यहूदियों का वेश बनाकर वह सफलतापूर्वक जर्मनी के बाहर निकलने में कामयाब हुई थी। उसने ये मान लिया था कि बेनो मर चुका है, परंतु बेनो कंसंट्रेशन कैंप में कैद 4000 यहूदियों में से एक थे, जिनमें से हर एक को रोजाना ब्रेड का एक टुकड़ा और एक प्याला सूप दिया जाता था। जाहिर है सूप अधिक संतुष्टिदायक था। इससे पेट भरता था और दर्दनाक खालीपन का एहसास मिट जाता था, जो ब्रेड का टुकड़ा मुश्किल में मिटा पाता था।
सूप के बदले में ब्रेड का सौदा करना कई कैदियों के लिए दिन का प्रमुख काम था। बहनों को एक से अधिक साथी कैदियों की तरफ से ब्रेड के टुकड़ों की अदला बदली के प्रस्ताव मिलते थे। वे हमेशा इसके लिए तैयार हो जाता था। जब मुक्ति का समय करीब आए तो कैदियों की संख्या 4000 से घटकर 400 रह गई थी। यातना देने वाले नाजी गैस्टापो ने बचे हुए कैदियों के पैर एक दूसरे से बांध दिए और उन्हें जाड़े के मौसम में बर्फ पर लंबी यात्रा पर ले गए। कई दुर्बल और बीमार कैदी थकान के मारे गिर गए और उन्हें बर्फ में जमने के लिए छोड़ दिया गया। और फिर वे अविस्मरणीय सुबह आ गई। पहाड़ी के पार से भारी इंजनों की आवाज़ सुनाई दी। फिर क्षितिज पर टैंक नजर आए जो पिघलती बर्फ पर तेजी से करीब आ रहे थे। अमेरिकी झंडों के साथ आए। सैनिकों ने यहूदियों के इस दुखी समूह को बचा लिया। बहनों फिशर स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र होने के बाद बहनों का पहला काम था अपनी प्रेसी एन को खोजना। क्या वह मर चुकी थी या फिर वह जिंदा थी? एक साथी ने उसे बताया, मैंने किसी को ये कहते सुना है कि उसने एक स्टटगार्ट में देखा था। इस बात पर यकीन करके वह स्टटगार्ट चला गया। शहर में बस में यात्रा करते समय उसने अचानक एक सुंदर युवती को पहचान लिया जो एक नुक्कड़ पर खड़ी थी। वह बस से कूदा और युवती को पकड़कर घुमा दिया। उसने युवती की तरफ देखा, युवती ने उसकी तरफ देखा। एक दूसरों की आंखों की गहराई में उन्होंने उस प्रेम को पहचान लिया जो अमर है। एन बहनों ने कहा। बहनों वे एक दूसरे से लिपट गए। वे रोए, वे हंसे, उन्होंने प्रेम किया, वे डटे रहे और फिर वे अमेरिका आ गए। मुश्किलें हमेशा हारती हैं, संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं। जॉन प्रंटी। जॉन प्रंटी को उसके पहाड़ी रोडरनर मैन के रूप में जानते थे क्योंकि 1965 में दौड़ना उतना लोकप्रिय नहीं था जितना कि ये आज है। जब वह सुबह सुबह दौड़ता था तो लोग आमतौर पर नाक भी भौं सिकोड़ते थे और प्यार से उसे झिड़क भी देते थे। 6 जून 1973 को जॉन हर दिन की तरह 21 मिनट दौड़ा और वह ये नहीं जानता था कि ये उसकी आखिरी दौड़ होगी। उसी दिन बाद में जॉन 5 सदस्यों के निर्माण दल के साथ एक छोटे मकान की छत पर चढ़ा। यह उमस भरा गर्म दिन था और काम करना मुश्किल था। जॉन एक मचान पर था जब उसके फॉरमैन ने उससे एक औजार मांगा। उसे उठाने के लिए जॉन ने आगे कदम बढ़ाया। उसके बोझ से लकड़ी का एक पटियाला ढीला हो गया और नीचे गिर गया। जॉन के मन में विचार आया कि नीचे कूद जाए, परंतु फिर उसने सोचा कि वह अपना संतुलन बना लेना, इसलिए उसने कूदने का विचार छोड़ दिया। वह नहीं चाहता था कि 10 फुट नीचे की असमतल भूमि पर कूदकर टखना तुड़वाने का जोखिम लिया जाए, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जॉन अपना संतुलन खो चुका था और हवा में तैर रहा था। वह भारहीन अवस्था में था। जैसे ही वह अंतरिक्ष में उड़ रहा हो, उसकी उड़ान का अंत भयानक था। उसका 160 पाउंड का शरीर पूरी शक्ति के साथ उसके सिर के बल गिरा और जैसा जॉन बताते हैं, मैं अब भी कांप जाता हूँ जब मुझे दबाव के कारण चटके मेरुदंड की वह भयानक आवाज़ याद आती है। मेरे शरीर के कोण और गति की वजह से मेरा सिर सोने में घुसने की कोशिश कर रहा था। तत्काल मुझे ये आभास हो गया कि मेरे पैरों पर से मेरा नियंत्रण खत्म हो चुका था। जब मैं उठने में सफल नहीं हुआ तो पहले कुछ पल तो डर, क्रोध और कुंठा की लहरें मेरे अंदर हिलारे मारने लगी। सिर्फ मेरा सिर मेरे मस्तिष्क के आदेश का पालन कर रहा था। मैंने ऊपर से आती एक आवाज़ सुनी, अरे जॉन गिर गया। मैं बारी बारी से गालियां देता रहा और प्रार्थना करता रहा। मैंने अपना सिर बाईं तरफ घुमाया और कुछ इंच दूर मुझे जूते पहने पैर दिखे जिसके अंगूठे मेरे सामने थे। ये पैर मुझे अपने पैरों जैसा लग रहा था। मैंने सोचा ये अजीब है, मेरे पैर तो फैले हुए हैं, परंतु वे फैले हुए नहीं थे। और इसके बाद का एहसास भयानक था। जब तक किसी ने मेरा सिर थोड़ा सा उठाकर उसके नीचे तकिया नहीं रखा, तब तक मुझे जरा भी दर्द नहीं हो रहा था। इसके बाद तो इतना तेज दर्द हुआ कि मुझे तकिया हटाने के लिए कहना पड़ा। मुझे लग रहा था जैसे मेरा सिर्फ एक धागे से लटका हुआ था। जब भी मैं अपना सिर घुमाता था, चाहे वह कितना ही हल्का हो, तो हर बार दर्द बढ़ जाता था।
तथा मेरे मन में ये भयानक विचार आता था कि धागा टूट जाएगा और मेरा सिर अलग हो जाएगा। मैं होश में बने रहने के लिए संघर्ष करने लगा। आश्चर्यजनक रूप से बचाव दल जल्दी ही आ गया और कुशलता से मेरे नीचे स्ट्रेचर रखने की तैयारी करने लगा। मैं इस कोशिश से डर रहा था क्योंकि अब तक दर्द काफ़ी बढ़ चुका था। बहरहाल बचाव दल की अनुभवी कार्यप्रणाली से मुझे राहत मिली जब उन्होंने मुझे आश्वस्त किया और मेरे सदमे के प्रभाव को कम करने की कोशिश की। जब मैं एम्बुलेंस के भीतर पहुंच गया तो थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा। मुझे इस विश्वास से राहत मिली कि मैं जल्दी ही विशेषज्ञों की देखरेख में पहुंच जाऊंगा जो हर चीज़ को सही कर देंगे। अस्पताल में जिस न्यूरोसर्जन ने मेरा केस लिया उसने मुझे एक्सरे टेबल पर लेटाया। वह अपने हाथों और घुटनों के बल टेबल पर चढ़कर मेरे सिर को इधर उधर घुमाने लगा ताकि एक्सरे लेने के लिए सही कोण बना सके। हालांकि मैं पहले भी दर्द झेल चुका था परंतु मैंने इस तरह का दर्द पहले कभी नहीं झेला था। कुछ ही समय बाद डॉक्टर ने मेरे डर की पुष्टि कर दी कि मेरी गर्दन सचमुच 5वीं और 6ठी सर्वाइकल वर्टिब्रा के बीच टूट गई। मैंने बचपन में प्रार्थना करना सीखा था, इसलिए मैं एक बार फिर ईश्वर की ओर मुड़ा और प्रार्थना की वह मुझे वह सब सहने की शक्ति दे जो जीवन की अनिश्चित राह पर मेरे सामने था। ऐसा लग रहा था जैसे वह रात कभी खत्म नहीं होगी। मैंने दिन की दुखद घटनाओं को याद करते हुए वे दर्दनाक घंटे गुजारे। मैंने ये काम बार बार किया परंतु दर्दनाक, लगभग मारक और जीवन बदलने वाली दुर्घटना के दर्द तथा दुविधा के बीच मुझे हमारे व्हीलचेयर राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के शब्द याद आए, हमें सिर्फ डर से डरना चाहिए। इसके बाद मैंने एक सकारात्मक प्रतिक्रिया की, प्रेम का पुनः समर्पण और पुनः संकल्प। मैंने ईश्वर के सामने समर्पण की प्रार्थनाएं की जिसका मास्टर प्लान निसंदेह आने वाले दिनों में घटित होने वाला था। मैंने ईश्वर को जीवन के लिए धन्यवाद दिया जिसे किसी और काम के लिए सुरक्षित रखा गया था, परंतु वास्तविक युद्ध अभी बाकी था। जब मैं जागा तो मुझे उन चिमटियों की तत्काल याद आ गई जो मेरे सिर के दोनों ओर से झोंक रही थी। मैंने जल्दी ही ये जान लिया कि मैं जितनी शांति से लेटा रहूँगा दर्द उतना ही कम होगा। मैंने महसूस किया जैसे मैं सीने के नीचे किसी मम्मी की तरह लिपटा हुआ था। यह डरावना एहसास था क्योंकि इसका मतलब यह था कि मेरी महसूस करने की शक्ति चली गई थी। मेरे चारों तरफ उपकरण और मीटर लगे थे। अगर कोई चीज़ गड़बड़ होती थी तो एक नर्स जिसे मैं लगभग सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमान मानता था एक पल बाद ही किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम थी। इससे पहले मैं कभी अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ था और पूरा माहौल मेरे लिए अजनबी था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी उपन्यास की जिंदगी जी रहा था जिसे मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा था। कुछ सप्ताह ये स्पष्ट हो गया कि जान की दुर्घटना के प्रमुख प्रभाव स्थायी रहेंगे। बहरहाल वह आशा बांधे रहा जैसे कोई चमत्कार होगा और उसकी मेरुरज्जु को इस हद तक ठीक कर देगा कि वह दोबारा मस्तिष्क के संदेशों पर काम करना शुरू कर देगी। मन में ये संकल्प करने के बाद जान ने ठीक होने पर ध्यान केंद्रित किया। वह ये जानने के लिए अत्यधिक उत्सुक हो गया कि उसे कौन सी बीमारी थी। उसे ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि एक दिन जान ने एक नर्स को अपनी सहेली से ये कहते सुन लिया था, क्वाड्राप्लेगिक ऐसे होता है। जान ने पहले कभी किसी क्वाड्राप्लेगिक को नहीं देखा था। दरअसल वह इस शब्द की स्पेलिंग तक नहीं जानता था। हालांकि अचानक वह क्वाड्राप्लेगिक बन गया था। यह युवक पति और पिता सत्य के उस क्षण में जान गया कि वह क्वाड्राप्लेगिक था। टूटी गर्दन का शिकार, जीवन भर के लिए गर्दन से नीचे अपहिजित, परंतु वह जिंदा था। यह एक मुश्किल समय था परंतु जान से अधिक संघर्षशील कोई नहीं था। उसने कहा, मैंने डटे रहने का निर्णय लिया। दरअसल 3 बातें मेरी मार्गदर्शक बन गई, इच्छा, निष्ठा और संकल्प। मैं जानता था कि मुझे जीने की, ठीक होने की और अपनी सच्ची क्षमता को पहचानने की इच्छा को जागृत करना होगा और इसे बनाए रखना होगा। फिर मुझे इस अवधारणा के प्रति खुद को निष्ठावान बनाना होगा। सिर्फ संकल्प मुझे विजय दिलाएगा
मैंने कभी समर्पण न करने का संकल्प किया। आज 8 साल से अधिक समय तक व्हीलचेयर में रहने के बाद जान का दावा है कि जीवन पहले जितना ही आनंददायक है। वह कहते हैं, मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में कटुता, दोषारोपण या नफरत के लिए कई जगह नहीं है। मेरा भावनात्मक विश्वास है कि नफरत करना नष्ट करना है। इसके बजाय मैं प्रेम करना चाहता हूँ और ऐसा करके ये प्रदर्शित करना चाहता हूँ कि शारीरिक कमियों के बावजूद हृदय ईश्वर के सौंपे कार्य कर सकता है। मैं अब पहचानता हूँ कि सच्चे अपाहिज वे होते हैं जो सुंदरता को सिर्फ शारीरिक पूर्णता के पैमाने पर नापते हैं। मैंने ये फैसला किया कि मैं इस दुर्घटना से किसी हाल में नहीं बच सकता था। ये मेरी गर्दन में लटका पत्थर बन सकती थी, परंतु अगर मैं संभावनापूर्ण चिंतन को अपना लूं तो मैं अपनी गर्दन में लटके इस पत्थर को मील के पत्थर में बदल सकता हूं। मैंने यही करने का फैसला किया। मैंने स्वयं को उसी रूप में स्वीकार किया जिस रूप में था, बजाय उस रूप के जिसमें मैं रहना चाहता था। खुशी बांटने के लिए मुझे सुपरमार्केट में सिर्फ किसी बच्चे की तरह देखकर मुस्कुराने या आंख मारने की ज़रूरत पड़ती है। जब मैं अपनी बिजली की व्हीलचेयर में जाता हूँ तो मेरे आंख मारने या मुस्कुराने के बाद वे उस तरह की बात कहते हैं जैसी एक बच्चे ने कही थी, हे भगवान, आप खुशकिस्मत हैं। जान बच्चों की तरफ मुस्कुराने या आंख मारने से अधिक करते हैं। आज वे अपना खुद का बिजनेस संभालते हैं। वे आसपास के होटलों और लोगों के लिए प्रोफेशनल बेबी सिटर प्लेसमेंट सर्विस चलाते हैं। वे क्रिस्टल कैथेड्रल में न्यू होप क्राइसिस टेलीफोन काउंसलिंग सेंटर में स्वयंसेवी सलाहकार के रूप में कई घंटे काम करते हैं। क्योंकि उन्होंने नई आशा प्राप्त कर ली है, इसलिए अब वे सलाह लेने वाले हताश लोगों को नई आशा दे सकते हैं। जॉन प्रंटी एक विजेता हैं। वे डटे रहे क्योंकि वे जानते थे कि मुश्किलें हमेशा हारती हैं, संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं। कैरोल शूलर। लगभग इसी 4 साल के दौर में हमने अपनी बेटी कैरोल को सकी के मैदान से अस्पताल में भर्ती होते देखा। कैरोल एक मोटरसाइकिल दुर्घटना के बाद सियोकस सिटी, आयोवा के अस्पताल में भर्ती थी। जब हम कोरिया से उसके पास पहुंचे तो मैं सदमे में था। वह गहन चिकित्सा इकाई में अपने बिस्तर पर लेटी थी। उसका शरीर चोटग्रस्त, टूटा फूटा, विकृत था, परंतु उसकी भावनाएं संपूर्ण और स्वस्थ थी। वापसी की लंबी यात्रा में मैं अपने शुरुआती शब्द खोज रहा था। मैं उससे पहले शब्द कौन से कहूँगा, परंतु उसने पहले बोलकर मेरी समस्या सुलझा दी। मैं जानती हूँ कि ये क्यों हुआ डैडी। ईश्वर दूसरे चोटग्रस्त लोगों की मदद करने के लिए मेरा उपयोग करना चाहता है। यही भावना, यही सकारात्मक नज़रिया उसे 7 महीनों के उस मुश्किल दौर में सही सलामत रख पाया जब वह अस्पताल में भर्ती थी और उसे नसों द्वारा भोजन दिया जा रहा था। इसका परिणाम ये हुआ कि उसकी नसें कमज़ोर पड़ गई। इस सकारात्मक नज़रिए ने उसे उस संक्रमण से जूझने का साहस दिया जो उसके जीवन को खतरे में डाल रहा था। वह तब तक संघर्ष करती रही जब तक कि FDA ने बाजार में एक नई दवा को लाने की अनुमति नहीं दे दी। ये सही समय पर सही दवा थी, एक असली चमत्कार। अस्पताल के मरीज से परिवार तथा स्कूल का अपंग सदस्य बनने के संधिकाल में इसी सकारात्मक नज़रिए ने कैरोल की मदद की। इसी सकारात्मक नज़रिए की वजह से वे दोबारा सामान्य व पूर्ण महसूस करने लगी। उसने अपने कृत्रिम अंग की असहजता को इस बात की अनुमति नहीं दी कि वह उसे सक्रिय जीवन जीने से रोके, जिससे उसे प्रेम था, जिसमें सॉफ्टबॉल खेलना शामिल था। हमारे पास दोनों पैरों वाली कैरोल की जो अंतिम तस्वीर है वे तब ली गई थी जब वे अपने सॉफ्टबॉल यूनिफॉर्म पहने थी। हमारे परिवार की खिलाड़ी कैरोल सॉफ्टबॉल खेलने से प्रेम करती थी। दुर्घटना के बाद वाली गर्मियों में उसने मुझे ये कहकर चौंका दिया, डैडी, मैं इस साल फिर से सॉफ्टबॉल के लिए नाम लिखवा रही हूँ। मैं उसे निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने कहा, यह तो बहुत बढ़िया है। उस वक्त कैरोल का कृत्रिम पैर उसके घुटने के ठीक नीचे जुड़ा था। सख्त घुटने से उसे कष्ट हो रहा था क्योंकि वह मुश्किल से 30 डिग्री के कोण पर झुक पाता था। वह बहुत मुश्किल से चल पाती थी, दौड़ने का तो सवाल ही नहीं था। बहरहाल मैं उसे स्थानीय स्कूल ले गया।
जहां सभी माता पिता अपनी उच्च बच्चियों के साथ लाइन में खड़े थे जो सॉफ्टबॉल टीम में नाम लिखाना चाहती थी। कैरोल ने अपना नाम लिखवाया और अपनी यूनिफॉर्म की जांच करने चली गई। जब उसने प्लास्टिक के अपने कठोर पैर को कार में रखा और अपनी जर्सी जूते तथा टोपी अपनी गोद में रखे तो मैंने उसकी और मुड़कर पूछा, कैरोल, जब तुम दौड़ नहीं सकती तो तुम खेलने की उम्मीद कैसे कर सकती हो? आंखों में जोश भरकर उसने पलटकर जवाब दिया, मैंने वह सब सोच लिया है डैडी। जब आप होम रन मारते हैं तो आपको दौड़ना नहीं पड़ता। मेरी बेटी में संघर्ष करने का मात्रा है। वह टिकी रही, वह डटी रही। मैं चाहता हूं कि आप ये जान लें कि उसने उस साल पर्याप्त होम रन हिट किए और टीम में अपनी उपस्थिति को सही साबित किया। कैरोल ने भी यह सबक सीखा, मुश्किलें हमेशा हारती हैं, संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं। पैर कटने के बाद उसके 6 ऑपरेशन हो चुके हैं। आज वह स्कीइंग करती है और उससे अपना लक्ष्य पा लिया है। वह क्वालिफाइंग रेस में गोल्ड मेडल जीत चुकी है, जिससे उसे राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले अभिजात स्कीयर्स समूह में स्थान मिल गया। मार्च 1983 में उसने अपना रंगीन चश्मा लगाया और देश के विजेताओं के बीच अपना स्थान बनाया। वह भी 18 वर्ष की कम उम्र में। हाँ, वह अब भी लंगड़ा कर चलती है। अजनबी उसे अजीब निगाहों से देखते हैं, परंतु उसका सकारात्मक नजरिया यहाँ भी उसकी मदद करता है। पिछली गर्मियों में मैं अपने परिवार के साथ अमेरिकन हवाईयन स्टीम शिप कंपनी के अतिथि के रूप में हवाईयन आइसलैंड में 1 सप्ताह की क्रूज यात्रा पर गया। ये बेहद सुंदर था। उस यात्रा में ये परंपरा थी कि आखिरी रात को एक टैलेंट शो आयोजित होता था जिसमें कोई भी यात्री भाग ले सकता था। 17 वर्ष की कैरोल ने हमें एक दिन यह कहकर चौंका दिया, मैं आज रात को टैलेंट शो में भाग लेने जा रही हूँ। कैरोल को गाना नहीं आता और जाहिर है वह नाचती भी नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं ये जानने को उत्सुक था कि वह उस रात को क्या करेगी। कैरोल को शॉर्ट्स या तैरने के कपड़े पहनने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। हालांकि उसका वर्तमान कृत्रिम बायां पैर उसके नितंब के ठीक नीचे तक उसके पैर के ठूंठ को ढकता है, परंतु वह जानती थी कि लोग कनखियों से उसकी तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि उसे क्या हुआ था। शुक्रवार की शाम को जब टैलेंट शो हो रहा था तो मेरी पत्नी और मैं 600 अन्य लोगों के साथ लाउंज में बैठे। टैलेंट शो बड़े और भव्य कॉकटेल लाउंज के मंच पर होने वाला था, जैसी आप कल्पना कर सकते हैं। यह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था। उस रात जो प्रदर्शन हुए वह शौकिया प्रतिभा प्रदर्शन की श्रेणी में रखे जा सकते थे। फिर कैरोल की बारी आई। वह मंच पर ना तो शर्ट पहनकर आई, ना ही हवाईयन पोशाक में। वह पूरे कपड़े पहनकर आई। वह सुंदर दिख रही थी। वह माइक्रोफोन तक आई और बोली, मैं पहुंचकर मैं सचमुच नहीं जानती कि मुझमें क्या प्रतिभा है, परंतु मैंने सोचा कि यह आपको वह बताने का अच्छा अवसर है जो मैं सोचती हूँ कि आपको बताना चाहिए, और यह एक स्पष्टीकरण है। मैं जानती हूँ कि आप पूरे सप्ताह मेरी ओर देखते रहे हैं और मेरे कृत्रिम पैर के बारे में हैरान होते रहे हैं। मैं सोचती हूँ कि मुझे आपको बताना चाहिए कि क्या हुआ था। मैं एक मोटरसाइकिल दुर्घटना का शिकार हो गई थी। मैं मरणासन अवस्था में थी, परंतु डॉक्टर मुझे खून चढ़ाते रहे और मेरी नब्ज दोबारा चलने लगी। उन्होंने घुटने के नीचे से मेरा पैर काट दिया और फिर बाद में उन्होंने घुटने से मेरा पैर काटा। मैंने 7 महीने अस्पताल में गुजारे, जहां संक्रमण से संघर्ष करने के लिए मुझे नसों से एंटीबायोटिक्स दिए गए। वह एक पल ठहरी और फिर बोली, अगर मुझमें कोई गुण है तो वह यह है, मैं आपको बता सकती हूँ कि उस दौरान मेरी आस्था मेरे लिए बहुत वास्तविक बन गई। अचानक लाउंज में सन्नाटा छा गया। वेटरों ने लोगों को ड्रिंक देना बंद कर दिया। गिलास बजने बंद हो गए। हर आंख इस 17 साल की सुनहरे बालों वाली लंबी लड़की पर टिक। उसने कहा, मैं उन लड़कियों की तरफ देखती हूँ जो बिना लंगड़ाए चलती हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं भी उसी तरह चल सकूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती, परंतु मैंने ये सीखा है और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस तरह चलते हैं, बल्कि महत्वपूर्ण तो यह है कि आपके साथ कौन चलता है और आप किसके साथ चलते हैं। इस बिंदु पर वह ठहरी और बोली, मेरे मित्र
ईश्वर के बारे में मैं एक गीत गाना चाहूँगी और उसने ये गीत गाया। और वह मेरे साथ चलता है और मेरे साथ बातें करता है और मुझे बताता है कि मैं उसकी हूँ और हम दोनों ही खुश होते हैं। प्रार्थना के हमारे समय में मूल रूप में जब हम वहाँ ठहरते हैं जिसे कोई दूसरा नहीं जान पाया। धन्यवाद। एक भी आंख सूखी नहीं थी, एक भी जीवन ऐसा नहीं था जिसे उस रात स्पर्श नहीं किया गया था। मुश्किलें हमेशा हारती हैं, संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं, क्योंकि संघर्ष करने वाले जानते हैं कि मनुष्यों के लिए ये असंभव हो सकता है, परंतु ईश्वर साथ हो तो सब कुछ संभव है। किस वजह से इंसान डटा रहता है और सफल होता है? कुछ लोगों में संघर्ष और साहस का इतना मादा क्यों होता है कि वे अपने सामने आने वाली मुश्किलों को हरा देते हैं? ये सवाल पहले कभी इतने महत्वपूर्ण नहीं रहे जितने कि आज हैं, क्योंकि हमारे तथा हमारे देश के सामने आज बहुत ही मुश्किल समय है। हम सिर्फ सफलता की तकनीकों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हमें उन मूलभूत सिद्धांतों तक पहुंचना होगा जो काम करें, और हम सिर्फ उन्हीं सिद्धांतों में विश्वास कर सकते हैं जो जांचे परखे या आजमाए हुए हों। इन शब्दों को पढ़ने वाले आप में से कई लोगों के पास प्रयोग करने का समय नहीं होगा। आपकी शक्तियां और संसाधन खत्म हो रहे हैं। आपको ये आश्वासन चाहिए कि आप जिस अगली चीज को आजमाएंगे वे कोई काल्पनिक और बगैर परखी सनक नहीं होगी। संभावनापूर्ण चिंतन काम करता है। इसने मुश्किल समय में असंख्य लोगों की सचमुच मदद की है। ये आपकी भी मदद कर सकता है, क्योंकि संभावनापूर्ण चिंतन कोई स्पष्ट नजरिया नहीं है, ये तो एक मूलभूत सिद्धांत है। इस पुस्तक में मैं आपको स्पष्ट रूप से दिखाऊंगा कि संभावनापूर्ण चिंतन किस तरह आपको उस मुश्किल समय से सही सलामत निकाल सकता है जिसका आप इस समय सामना कर रहे हैं। आपका जीवन भी विजेता की तस्वीर बन सकता है। आप ऐसा कर सकते हैं, आप जीत सकते हैं, बशर्ते आप सावधानी से उस संभावनापूर्ण चिंतन का अनुसरण करें जो आगामी अध्यायों में बताया जाएगा। पहला कदम होगा अपनी समस्याओं को सही नज़रिए से देखना। निश्चित रूप से आपके सामने समस्याएं हैं, हो सकता है वे आपके सामने आई सबसे बुरी समस्या है, परंतु संभावना इस बात की है कि ये सबसे बुरी चीज़ नहीं होगी जो हो सकती थी। चाहे समस्या कितनी भी बुरी हो, वह हमेशा इससे बुरी हो सकती थी। खुश हो कि वह ज़्यादा बुरी नहीं है। अपनी समस्या को सही नज़रिए से देखें। राई का पहाड़ बनाना बंद कर। जब आप कोशिश करने का जोखिम लेते हैं तो पूरी तरह असफल होना असंभव है। हर एक के पास समस्याएं हैं, कोई भी जीवन समस्या से मुक्त नहीं है। अब आपको अपनी समस्याओं को सुलझाना और इन्हें मैनेज नियंत्रित करना सीखना होगा। और ये आवश्यक नहीं है कि हर समस्या का समाधान हो, परंतु हर समस्या को सकारात्मक तरीके से मैनेज किया जा सकता है। इस पुस्तक के अध्याय 4 में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह रचनात्मक तरीके से समस्याओं को मैनेज किया जाए। ऐसा करने के लिए अपनी समस्याओं को प्रभार लेना और उन्हें नियंत्रित करना आवश्यक। मैनेज करने का अर्थ है नियंत्रित करना। बहुत से लोग अपने जीवन का नियंत्रण खो देते हैं क्योंकि वे अपनी लीडरशिप बाहरी तथ्यों के हवाले कर देते हैं। हम उन कई तथ्यों की चर्चा करेंगे जो अनजाने में ही आपके जीवन में लीडरशिप का स्थान पा लेते हैं। आपके जीवन को कौन नियंत्रित करता है? अगर आप संभावनापूर्ण चिंतन की 10 कमांडमेंट्स का अनुसरण करेंगे तो आप खुद इसे नियंत्रित कर सकते हैं। कई लोगों ने हमारी समस्याओं के ऐसे समाधान सुझाए हैं जो असंभव नजर आते हैं। परिणाम स्वरूप बहुत से सुझाव कचरे के ढेर में फेंक दिए जाते हैं और उन्हें कभी अवसर नहीं दिया जाता। संभावनापूर्ण चिंतन की 10 कमांडेंट आपको ये बताती है कि आप किस तरह ईश्वर द्वारा भेजे गए विचारों से अधिकतम लाभ ले सकते हैं। अगली बात यह है, जब आप इस सिद्धांतों को खोज लेंगे और इन्हें लागू करेंगे तो आपको आस्था का प्रयोग करना होगा। मैं आस्था के 5 दौर रेखांकित करूंगा ताकि आप आगे बढ़ सकें। जो लोग मुश्किलों को हराते हैं वे ऐसे लोग होते हैं जो कभी विश्वास करना नहीं छोड़ते। उन्हें खुद में, ईश्वर में और ईश्वर द्वारा दिए विचारों में आस्था होती है। ये विजेता, डटे रहने वाले लोग ईश्वर के मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करते हैं और जब वे ये जान जाते हैं कि उन्हें क्या करना है तो
वे कर्म करते हैं, वे उसके बारे में कुछ करते हैं। आपके आगे बढ़ने में मदद करने के लिए इस पुस्तक का अंतिम खंड कर्म का वर्णमाला को समर्पित किया गया है। जिस समय से हम गुजर रहे हैं वे मुश्किल है, परंतु आप उससे सफलतापूर्वक गुजरते हैं या नहीं, ये आप पर निर्भर करता है। आपको कर्म करना होगा। आप कहते हैं, परंतु आपके लिए ये कहना आसान है। डॉक्टर शूलर ये विचार या सिद्धांत दूसरों के लिए काम करते होंगे। उनके पास शिक्षा है, उनके पास विकल्प है, उनके पास पूंजी है। उनकी स्थिति मेरे जैसी नहीं। मैं आपसे कहता हूँ, आप वे हर काम कर सकते हैं जिसे आप करना चाहते हैं। आप वे कुछ भी बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। आप जहाँ हैं वहाँ से आप कहीं भी पहुँच सकते हैं, बशर्ते आप बड़े सपने देखने और कड़ी मेहनत करने के इच्छुक हों। क्या आपने उन 3 नकारात्मक महिलाओं की कहानी सुनी है जो संकरी खाड़ी में रहती थी? वे हर दिन शिकायत करती थी, इस संकरी खाड़ी में जीवन इतना बुरा है, यहाँ कोई अवसर नहीं है। दूसरे लोग शहर में रह रहे हैं जहाँ उनके सामने असीमित अवसर है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। इस शिकायत के सहारे वे अपना जीवन गुजारती रही जब तक कि सकारात्मक सोच वाली एक महिला वहां नहीं आ गई। उनकी शिकायतों को सुनने के बाद वे बोली, बकवास। अवसर, आपको अवसर चाहिए, आपके पास अवसर है। आप संकरी खाड़ी में रहती हैं, संकरी खाड़ी नदी तक ले जाती है, नदी खाड़ी तक ले जाती है, खाड़ी समुद्र तक ले जाती है। इसका मतलब यह है कि जहां आप हैं वहां से आप कहीं भी जा सकती हैं। आप जिस समय से गुजर रहे हैं वे मुश्किल है, परंतु इससे सफलतापूर्वक निकलना आप पर है। क्या आप चलने के लिए तैयार हैं? तो फिर अपने सपनों को सच करने के लिए तैयार हो जाए।